हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि जो पिछले सालों में अभी तक जितने भी यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड ये 4th क्लास है, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में उनका फ़ोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्ग पूर्णतया आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शंस हैं केतकर, ग्रीन, लुंडबर्ग, कूले। तो यहाँ पर ट्राई करिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है? कूले है। ठीक है, कूले है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कूले का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइमरी ग्रुप, और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया हुआ था। ठीक है, तो कूले का ये जो कॉन्सेप्ट है प्राइमरी ग्रुप, ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि किसका है। एंड प्राइमरी ग्रुप कूले ने C.H. कूले ने किसे कहा था? व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें सदस्यों के बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध और सहयोग पाया जाता। और 3 उदाहरण दिए थे कूले ने। एक तो परिवार, पड़ोस और मित्र समूह को बताया था कि वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं कि प्राथमिक समूह के कौन से उदाहरण हैं और ये उदाहरण किसने बताए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कूले ने, और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि किस बुक में इन्होंने दिया है। बुक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर हम जाति की बात करें, कास्ट जिसे बोला जाता है, तो इसका जो शब्द है, जाति शब्द है, इसका जो प्रयोग है सबसे पहले वो अबे डुबाई ने प्रजाति के संदर्भ में किया था। ये याद रखिएगा, अबे डुबाई ने जाति शब्द का जो प्रयोग है वो प्रजाति के संदर्भ में किया था। और एक डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी भी जाती है, मजूमदार एंड मदान की जाति को इन्होंने क्या कहा है? बंद वर्ग कहा है। जाति क्या है? बंद वर्ग है। ये कहना किसका है? मजूमदार एंड मदान का। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण है। ऑप्शंस हैं जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन का ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सहयोग का एक तत्व है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। ऑप्शन बी है उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। एंड लास्ट है ऑप्शन डी, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सहयोग सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शंस है मानव व्यवहार, समाज का, राजनीतिक व्यवस्था का या फिर आर्थिक समस्याओं का। तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाज का। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत या फिर सामान्य समाजशास्त्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुर्खीम ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी उनमें से एक कौन सा नहीं है, ये बताना है।
एंड इस तरीके का क्वेश्चन आपके नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सामाजिक विरासत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये समाजशास्त्र के 3 भाग बताते हैं, या 3 विषय वस्तु हम कह लें। पहला जो है जिसे सामाजिक स्वरूप शास्त्र या सामाजिक आकृति विज्ञान कहा जाता है, ये याद रखिएगा, स्वरूप शास्त्र की जगह आकृति विज्ञान भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक शरीर शास्त्र है और फिर समान समाजशास्त्र, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सोशल फैक्ट इनका कॉन्सेप्ट रहा है, सामूहिक प्रतिनिधान, सुसाइड की बात की थी, उसके टाइप्स की भी बात की थी, समाज में श्रम का विभाजन, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, ये सभी दुर्कheim के कॉन्सेप्ट रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, या कथन किसका है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, मैक्स मुलर, जिन्सबर्ग, बोगार्डर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कहना जिन्सबर्ग का है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन्सबर्ग समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए इसके अलावा राजनीतिक दर्शन के अलावा इतिहास को भी उत्तरदायी बताते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। अर्ध संरचना तथा अति संरचना में सामाजिक स्थिति विज्ञान या सामाजिक गति विज्ञान, अंतः समूह तथा बाह्य समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समाजशास्त्र के 2 प्रकार इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एंड पूछा भी जाता है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक जो स्थिति विज्ञान है या सामाजिक स्थितिकीय लिखा होता है कभी कभी, तो उसमें क्या होता है, ये समाज की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है समाज का, उसको दर्शाती है। और जो सामाजिक गतिकीय विज्ञान है, ठीक है, गतिकीय भी कभी कभी गतिकीय विज्ञान न लिखकर सामाजिक गतिकीय लिखा होता है, तो इसके अंतर्गत जो समाज के जो अंग हैं उन सभी में जो जैसे वो कार्य करते हैं उनको ये दर्शाती है, उसकी बात करते हैं। और इसके अलावा समाजशास्त्र को ये क्या कहते हैं, सभी समान विज्ञानों की ये क्या है, जननी है, ठीक है। और विज्ञानों का जो इन्होंने वर्गीकरण दिया था वो इनका रहा है कॉन्सेप्ट। ज्ञान के 3 स्तरों की भी बात इन्होंने की है, ये सभी आप लोगों को बताया जा चुका है। और प्लेलिस्ट में आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा अगस्त कॉम्ट का, तो वहाँ पर अगस्त कॉम्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट रहे हैं उनको कराया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ फ़ोल्डर मिल जाएगा एंड उस वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाज ही वास्तविक देवता है, किसने कहा है। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, एमाइल दुर्कheim, कार्ल मार्क्स, मैलिनोवस्की। तो समाज को ही वास्तविक देवता किसका कहना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमाइल दुर्कheim हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, दुर्कheim के जो कॉन्सेप्ट रहे हैं, सोशल फैक्ट है, सुसाइड है ना, वहाँ पर धर्म का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत भी दिया और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या बताया था, इन्होंने टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जाति पर इनका अध्ययन रहा है, तो ये सारे इनके कॉन्सेप्ट रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। हम लोग जब लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जब क्लासेस होंगी तो वहाँ पर ये सभी आप लोगों को कराया जाएगा काफ़ी डिटेलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं। ऑप्शंस है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय। तो पंचायती राज संस्थाएं कैसी होती है, कितने स्तर पाए जाते हैं उसमें, त्रिस्तरीय, ठीक है,
3 स्तर हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर ज़िले में हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेट के पेपर में भी पूछा गया है कि कहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी, तो नागौर ज़िला था राजस्थान का, वहाँ पर शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। और किसने की थी, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे PM उस वक्त, उन्होंने इसकी की थी। और बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के 3 स्तरों की बात की थी। पहला क्या था, ग्राम पंचायत, दूसरा था पंचायत समिति और तीसरा था जिला परिषद, ठीक है। अब अगर हम आर्टिकल की बात करें तो भारतीय जो संविधान है, ठीक है, अगर हम बात करें संसद, तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो भारतीय जो संसद थी उसके द्वारा जो संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। 73वां संशोधन था, ये भी पूछा जाता है किस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन था और ये आया था 1992 में हुआ था संशोधन, जिसके तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। और अगर हम भाग की बात करते हैं कि संविधान के कौन से भाग में इसकी बात की गई है, तो 9 भाग है जिसमें बात की गई है पंचायती राज व्यवस्था की। और आर्टिकल पूछे, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा था, तो अनुच्छेद था 243 जो पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। और अनुसूची पूछा जाता है कि किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की बात है, तो 11वीं अनुसूची है, ठीक है। भाग हो जाएगा 9, किस भाग में अगर पंचायती राज व्यवस्था की पूछी जाती है, बात पूछा जाता है किस भाग में वर्णन है, तो 9 है भाग, ठीक है। भारतीय संविधान का 9वां भाग है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से है। अनुसूची पूछ लिया जाता है तो 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ, 1958, 1952, 1955 या फिर 1953। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1952 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, गृहस्थ आश्रम होगा, ठीक है। गृहस्थ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्न में से सर्वाधिक महत्व किसे मिला है, व्यक्ति को, समाज को, व्यक्ति व समाज के सामंजस्य को या फिर सभी को। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति और समाज के सामंजस्य को। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, उद्विकासवादी और प्रकारवादी। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सोशल चेंज इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर 2 फोल्डर आपको मिलेंगे। एक तो सोशल चेंज से रिलेटेड जो थेरीज़ हैं, जैसे कि उसमें आपको टॉयनबी, सोरोकेन, पैरेटो और स्पैंगलर की मिल जाएगी कि इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या रहे हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं सोशल चेंज से रिलेटेड जो उन्होंने बताए हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। सबका अलग अलग आपको सबकी अलग अलग वीडियो मिल जाएगी उस फोल्डर में। एंड सेकेंड फोल्डर आपको मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का। तो इन दोनों ही फोल्डर्स को आप लोग चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा।
इन सभी से रिलेटेड जैसे कि सोरोकिन, टॉयनबी का जो सोशल चेंज का रहा है, पेरेटो का रहा है, इन सभी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने नहीं देखा है तो फोल्डर चेक कर लीजिएगा, वहाँ वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मार्क्स ने जो सामाजिक परिवर्तन की बात की थी तो उस किस सिद्धांत के अंतर्गत की थी? क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत ये बात की थी, ठीक है, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब कार्ल मार्क्स, ठीक है, कुछ थिंकर्स ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाते हैं, जैसे कि उनमें से कार्ल मार्क्स भी एक है। अब इनका भी आपको अलग से फोल्डर मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहे हैं उसमें आपका सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, अधिसंरचना, अधोसंरचना क्या होती है, ये स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है, और भी जो कॉन्सेप्ट रहे हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण कथन दे दिए जाते हैं ना, धर्म को जनता के लिए अफीम बताना इनका, ठीक है, और भी जो कथन हैं उनको एक उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी उस फोल्डर में। एंड कुछ वीडियोज़ मिलेंगी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की, ठीक है। तो उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा, सही बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वच्छंद संभोग, फिर बहुपति विवाह का स्वरूप देखने को मिला, फिर बहुपत्नी और फिर लास्ट में एक पत्नी विवाह, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया गया था। किसने बताया थे? मतलब A.L. क्रोबर, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, L.H. मॉर्गन। ऑप्शंस हैं एंड ये आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है। L.H. मॉर्गन। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 1870, ठीक है। 1870 में इन्होंने वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर परिवार के जो विकासीय क्रम है उसकी बात की थी, ठीक है। आप लोगों को ये जो इसके अलावा जो फैक्ट बताया जा रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसे ध्यान से सुनिएगा। 1870 में वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, वर्णात्मक और वर्गात्मक संबंध की बात इन्होंने की थी। ये भी कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है एंड आगे भी जब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी क्लासेस होंगी इसके बाद PYQ के बाद हो सकता है मे बी 2-3 क्लासेस के बाद बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स ले लिए जाए और फिर उस क्लासेस को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि PYQ के कुछ जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों से पहले भी कहा गया था, लेकिन आप लोगों में से ही बहुत लोगों ने कहा था कि नहीं मैम PYQ करवाइए, तो कुछ वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा, उसका फ़ोल्डर मिल जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस को शुरू करना है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग इसको भी देखेंगे, मॉर्गन की बात करेंगे वहाँ पर, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समाज के विकास या विवाह या परिवार की जो उन्होंने बात की है, फैमिली, ठीक है, उसके अंतर्गत हम इसकी बात करेंगे। तो 1870 में इन्होंने वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर परिवार का जो विकासीय जो क्रम रहा है या स्तर रहा है उसकी बात की थी और इन्होंने 5 स्तर बताए थे परिवार के, ठीक है। जो पहला बताया था इन्होंने समरक्त बताया था, समरक्त परिवार, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया था समूह परिवार, तीसरा बताया था युगल परिवार, चौथा था पितृ सत्तात्मक परिवार एंड लास्ट में एक विवाही परिवार की बात की थी। इस तरीके से सीक्वेंस में लगाने को भी आता है, ठीक है। समरक्त परिवार है पहला, फिर समूह परिवार है, फिर युगल परिवार है एंड फिर पितृ सत्तात्मक और लास्ट में
एक विवाह परिवार की इन्होंने बात की थी, ठीक है। और वर्गात्मक संबंध व्यवस्था के आधार पर ये बात की थी, तो इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है G.H. मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है अहंकार से, इडम से, परम अहंकार से या फिर अहम से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन बनता है वो आता है इनकी बुक का, ठीक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। बुक का नाम क्या है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है। और इनका ये कहना था कि जो सेल्फ है, ठीक है, स्वयं जिसे हम बोलते हैं, स्वयं सेल्फ जिसे हम बोलते हैं, इसका विकास कैसा है, ये कैसे डेवलप्ड होता है, व्यक्ति का सेल्फ कैसे डेवलप्ड होता है, तो उसको कहते हैं, मीड कहते हैं कि जो सेल्फ का जो विकास है, जो व्यक्ति अंतः क्रिया करता है व्यक्तियों के साथ, जब व्यक्ति की अंतर क्रियाएँ होती हैं तो उन अंतर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति का सेल्फ डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई एंड मी का भी यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। एंड जब आप प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर चेक करेंगे तो उसमें G.H. मीड का भी एक आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा, और ये अलग से फ़ोल्डर नहीं है, उसमें कुछ साथ में थिंकर्स कंप्लीट कराए गए हैं, साथ में कराया गया है, जैसे कि गिडिंग्स है, दरिदा है, फूको है, गारफिंकल मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसमें मिल जाएगा, और जो अलग वीडियोस हैं आपको फ़ोल्डर में मिलेंगे, मेलानोवस्की, पार्सन्स, दुर्खिम का, नाडेल का, लेविस्ट्रॉस का, मर्टन का, कि इनका जो स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरलिज्म का या स्ट्रक्चरेशन का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जो बात की है वो क्या है, तो वहाँ पर उनको कंप्लीट कराया गया है। तो इस तरीके से आप लोग प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर चेक करिएगा, मिल जाएगा वहाँ पर। तो मीड से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समिति का लक्षण नहीं है। अब इनमें से कौन सा एक समिति का लक्षण नहीं है, लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। तो कौन सा एक समिति का लक्षण नहीं है, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम डैश के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, कई बार आ चुका है एंड आपको भी पता होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, समाज, संगठन, समिति, संस्कृति दिया हुआ है। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये किसका कहना था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, कंपटीशन जिसे कहते हैं, इसको शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने बात की है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कोजर, स्पेंसर, वेबर एंड दुर्खिम। कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खिम ऑप्शंस है आपके। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की बात की जाए तो ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। वेबर ने कहा था प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वेबर दो तरह की प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, दो प्रकार बताते हैं। एक बताते हैं नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और दूसरी जो बताते हैं अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा। ये याद रखिएगा, ठीक है। नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की बात और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा की बात वेबर ने की है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है। ईरान इराक युद्ध, एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो यहाँ पर देखने से, जैसे पढ़ने से पता चल रहा है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्या होगा, डी होगा। ये
कई बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है। पीजीटी में जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, अगर आप लोग पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो आप लोगों के अच्छे खासे, अगर अब तक जैसा कि रहा है जो रिपीट होते रहे हैं क्वेश्चंस, अगर आप उनको देखेंगे तो आपका 70 to 80% पीवाईक्यू से ही हो जाएगा, ठीक है। अगर चेंज होता है, कुछ अलग पूछते हैं, ठीक है, न्यू क्वेश्चंस लाते हैं, तो उसके बाद अलग है, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चंस रहे हैं अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें रिपीट हुए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। ऑप्शंस हैं जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, धर्म द्वारा, कानून द्वारा, सरकार द्वारा। तो समाज में विवाह का जो स्वरूप है वो किसके द्वारा निश्चित होता है, जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समाज में सहयोग और संघर्ष, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में ना सहयोग है और ना संघर्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही, समाज में सहयोग और संघर्ष है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है। ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभावबोध से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। रेफरेंस ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर, उसका आधार पूछा जा रहा है कि किस आधार पर संदर्भ समूह व्यवहार का निर्माण होता है। कई बार आप लोगों को बताया गया है, तो यहाँ पर तुलनात्मक अभावबोध हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब रेफरेंस ग्रुप, इसकी सबसे पहले अगर बात करते हैं कि सबसे पहले जो बात की है वो हाइमन ने की है, ठीक है। हाइमन ने की है 1942 में की थी अपने बुक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में 1942 में, ठीक है, 1942 में हाइमन ने सबसे पहले बात की थी। इस तरीके से पूछा जाता है, तो बुक याद रखिएगा, किसने की है सबसे पहले ये भी याद रखिएगा। और समाजशास्त्र में अगर पूछा जाता है किसने की है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन है जिन्होंने समाजशास्त्र में सबसे पहले बात की थी रेफरेंस ग्रुप की। और रेफरेंस ग्रुप के बारे में मर्टन का क्या कहना है कि व्यक्ति संदर्भ समूह ऐसा समूह होता है जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह सदस्य बनना चाहता है। और जो मर्टन ने दो आधार बताए थे संदर्भ समूह के, एक आधार उन्होंने बताया था आकांक्षा और दूसरा बताया था उन्होंने सापेक्ष वंचना या सापेक्ष वंचन या तुलनात्मक अभावबोध जिसे हम कहते हैं। तीनों ही एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये जो दो आधार हैं वो किन्होंने बताए हैं, मर्टन ने बताए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। जिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डस, मैकेवर। समिति को उद्देश्य प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना ही ये कहलाता है समिति, यही समिति है। और इस तरीके से समिति को परिभाषित इनमें से किसने किया है। तो यहाँ पर बोगार्डस हो जाएगा, ठीक है, बोगार्डस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि समिति के बारे में, अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको काफ़ी पहले ही कराया गया था, अगर आप देखना चाहें, हालांकि अभी कराया जाएगा फिर से, अगर आपको देखना है, चूँकि आप देख भी सकते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है, उसमें कुछ फैक्ट्स भी बताए गए हैं। और जैसे कि उसमें आपको समिति, संस्था, समूह, सोसाइटी, इन सभी के बारे में एक ही वीडियो में, शायद आई थिंक एक ही वीडियो है, आपको मिलेगा, उसमें कंप्लीट कराया गया है। और फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ भी उसमें कराए गए हैं। तो जैसे कि समिति, अगर हम समिति की विशेषताएं या लक्षणों की बात करें तो क्या होता है, इसका निर्माण सोच समझ कर किया जाता है, ठीक है। और व्यक्तियों का ये समूह है, इस वजह से ये क्या हो जाती है, मूर्त हो जाती है, ठीक है। विचारपूर्वक स्थापना उसकी होती है, सोच समझ कर भी बताया गया आप लोगों को। फिर इसके अलावा निश्चित उद्देश्य होते हैं, समान उद्देश्य होते हैं,
ठीक है। ऐच्छिक सदस्यता होती है, ठीक है, अनैच्छिक सदस्यता नहीं है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। और अस्थायी, चूँकि उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए इसका निर्माण हुआ है, तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अस्थायी होगा, अस्थायी प्रकृति की, और कानून व्यवस्था भी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है जिसका सीधा संबंध सोशल चेंज से है। अब बताइए, देखिए क्या होगा यहाँ पर। संस्कृतिकरण होगा, ठीक है, संस्कृताइजेशन जिसे बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास का है, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है, प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उसमें 2 फोल्डर मिलेंगे, एक इसका और एक दूसरा डोमिनेंट कास्ट प्रभुत्व जाति का, ठीक है। और इन दोनों से ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, आप देखेंगे क्वेश्चंस जब PYQ, तो उसमें आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। संस्कृतिकरण होती क्या है, ये बात की जाए तो इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई निम्न जाति, कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी प्राय उच्च जाति या द्विज जाति के जो रीति रिवाज होते हैं, उनकी जो जीवन शैली होती है, लाइफ स्टाइल होता है, उनके जो धार्मिक व्यवस्था है, धार्मिक क्रियाविधि जो होती है, पूजा पाठ होते हैं, ठीक है, उन सभी का अनुकरण करती है और अपनी जो लाइफ स्टाइल होती है उसको छोड़ती है और उनका जो लाइफ स्टाइल होता है उसका वह अनुकरण करती है, फॉलो करती है और इस विश्वास के साथ। और ये जो अनुकरण है, ठीक है, ये कई पीढ़ियों तक चलता है और उनका ये मानना होता है कि काफ़ी पीढ़ियों के बाद उनका जो जाति जो पदक्रम, जो जाति व्यवस्था में उनका जो पद है, जो स्थान है, वो क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था, श्रीनिवास ने बात की थी ये, और ये इस तरीके से डिफिनेशन भी दी जाती है, पूछ भी लिया जाता है ये कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन से कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आएगी। तो ये संस्कृतिकरण का किसने कहा, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो एम.एन. श्रीनिवास है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, J.S. घुरिये के अनुसार निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है। अब कास्ट सिस्टम की बात घुरिये ने की थी, ठीक है, उन्होंने विशेषताएं बताई थी, कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है। संस्तरण, विवाह का प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए J.S. घुरिये की बात आती है, एक इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है, ये याद रखिएगा, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जिसमें कि उन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई थी। याद रखिएगा, 6 विशेषताओं की बात इन्होंने की थी घुरिये ने। पहली जो बताई थी कि समाज का जो खंडात्मक विभाजन होता है वो, दूसरा उन्होंने संस्तरण की बात की, तीसरा उन्होंने बताया भोजन तथा सामाजिक सहवास पर जो प्रतिबंध होता है वो, चौथा बताया था विभिन्न जातियों के बीच में जो धार्मिक और जो सामाजिक नियोग्यताएँ होती है, विशेषाधिकार है, उसकी बात करते हैं। फिर पेशों या जो व्यवसाय के जो प्रतिबंधित चुनाव का अभाव है, अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, उसकी बात की थी। और यहाँ पर दिया गया है प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, प्रतिबंधित नहीं है, अप्रतिबंधित चुनाव की बात की थी, ठीक है। और विवाह संबंधी जो प्रतिबंध पाए जाते हैं उनकी बात की थी। तो ये 6 विशेषताएं जो बताई हैं उन्हें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किन विशेषताओं की बात की थी और किन की नहीं की थी, और ये किन्होंने की है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो ये 6 आपको आनी चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? एलन रॉस, एम.एस. गोरे, I.P. देसाई, इरावती कार्वे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों के अध्ययन की बात पूछी जा रही है, इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इरावती कारवे हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक है, एक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, आप लोगों को बताई गई है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एंड नेक्स्ट है हिंदू सोसाइटी। इसके अलावा जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वे सभी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम से फ़ोल्डर मिलेगा। तो वहाँ पर जितनी भी बुक्स बताई गई हैं इन्हें थोड़ी थोड़ी करके याद कर लीजिएगा, आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का एग्ज़ाम हो, PGT GIC का आप दे रहे हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इरावती कारवे ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया। अब यहाँ पर पहले व्यक्ति यानी कि सबसे पहले किसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा की बात की है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, SC दुबे, MN श्रीनिवास हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एंड जजमानी जो प्रथा है या जजमानी व्यवस्था है, जजमानी सिस्टम, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसको सर्च करिएगा, गोल टू सक्सेस जजमानी व्यवस्था या जजमानी सिस्टम, तो आपको मिल जाएगा। चूँकि एक वीडियो है तो इसका फोल्डर नहीं बनाया गया था, एंड उसे ज़रूर देखिएगा, इससे भी रिलेटेड पूछी जाती है जजमानी प्रथा या व्यवस्था की जो विशेषताएँ होती हैं वो क्या है, किसने किया है अध्ययन, कहाँ पर किस बुक में बात की है, क्या इम्पॉर्टेंट जो बातें थी किसने कही है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विलियम वाइजर थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, विलियम वाइजर ने सबसे पहले यूपी के करीमपुर पर अध्ययन किया था जजमानी व्यवस्था का। ठीक है, और इनकी जो बुक का नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम है, जिसमें कि उन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की थी सबसे पहले, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा, और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शंस है आंद्रे बेते, FG बेली, MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा पूछा जा रहा है, और सबसे पहले प्रयोग पूछा जा रहा है, इनमें से किसने किया है, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MN श्रीनिवास हो जाएगा। ठीक है, MN श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। जब आप संस्कृतिकरण वाला को जो आप लोग वीडियो देखेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कराया गया है, तो उसमें वो बताया गया है काफ़ी डिटेलिंग में। ठीक है, इसीलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है, देखिए इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है। परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। अब यहाँ पर सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, परिस्थिति व भूमिका होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।